नमस्कार, मैं रुपेश। पेडागोजी के अगले एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक पेडागोजी के जो हमारे 3 एपिसोड थे उसमें हमने सीखने के बारे में शिक्षण के बारे में हमने बात की, शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, और हमने ये भी बात की कि जो शिक्षण होता है उसके 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, चाहे वो हर्बर्ट का स्मृति स्तर हो, चाहे वो मॉरिसन का बौद्ध स्तर हो, चाहे वो हंट का चिंतन स्तर हो। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे शिक्षण उद्देश्य या सीखने के पक्ष, यानी डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ये जो सीखने के जो पक्ष हैं या जो डोमेन्स ऑफ लर्निंग है, ये 3 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे बड़ों ने किया है, मनोवैज्ञानिकों ने किया है, हम तो बस जो उन्होंने कहा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक परिवर्तन जो मैंने किया है थोड़े सी समय की कमी के चलते, कि अलग से स्लाइड्स बनाने के बजाय जो बुक्स आप लोगों के पास हैं उसी बुक का इस्तेमाल करते हुए हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आप बुक पढ़ें तो बुक से इसका आप मिलान कर सकें। यानी जब आप इससे बुक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिल जाएगा कि भाई हाँ, यही चीज है जो हमने वीडियो में देखी है, यही चीज जो है हम इसको पढ़ रहे हैं। जब हम डोमेन्स ऑफ लर्निंग की बात करते हैं या सीखने के पक्ष की बात करते हैं तो इनको दूसरे शब्दों में हम शिक्षण के उद्देश्य भी कह सकते हैं। शिक्षण के उद्देश्य मतलब समझ लीजिएगा, या आप इसको कह सकते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। और ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हर एग्जाम में समान रूप से पूछे जाते हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो भी ये आपके काम के हैं, और अगर आप ग्रेड 1, 2, 3 कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि ग्रेड 2 में जो शिक्षण विधियां हैं उसमें भी सीखने के उद्देश्य आएंगे, और अगर आप लेवल 2 या लेवल 1 दे रहे हो तो भी वहां पे जो शिक्षण की विधियां हैं उनमें तो ये चीज आनी है, क्योंकि शिक्षण तो हर जगह होना है, चाहे आप प्ले क्लास के बच्चों को पढ़ाओ चाहे 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाओ, तो ये तो कॉमन चीज है, तो सबके काम आनी है। अब हम बात करते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो आप जब मेरी जैसे टीचर की जगह खड़े होकर हम देखते हैं तो वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, लेकिन जब वही चीज बच्चे की एंगल से देखी जाए तो वो सीखने के क्षेत्र या सीखने के पक्ष बन जाते हैं। बात सिर्फ जगह बदलने की है, चीजें वही रहती हैं। सीखने के जो उद्देश्य हैं या शिक्षण के जो उद्देश्य हैं या जो अधिगम के जो अलग अलग पक्ष हैं, ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसका जो वर्गीकरण किया था वो ब्लूम ने किया था। आप और हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले ब्लूम ने इसका वर्गीकरण किया था। और मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ब्लूम ने सबसे पहले संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डोमेन का जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया था, लेकिन तीनों के बारे में यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों को एक साथ लेने वाला आदमी पता कौन था? तीनों को एक साथ लेने वाला आदमी था रॉबर्ट गेने। ये वही रॉबर्ट गेने हैं जिन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो हम पहले इन तीनों के ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले आ जाता है संज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव डोमेन। आपको बता दूं मैं, यह भी प्रश्न आ चुका है कि संज्ञानात्मक डोमेन में कौन सा काम आता है, भावात्मक डोमेन में कौन सा काम आता है, और मनोक्रियात्मक या व्यवहारात्मक जो डोमेन होता है उसमें कौन सा काम आता है। संज्ञानात्मक डोमेन का मतलब है मानसिक रूप से जो भी हम क्रियाएं करते हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए, और वो भी कहां, निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक। और हमेशा देखिएगा शिक्षण भी जैसे सरल से जटिल चलता है, मूर्त से अमूर्त चलता है, वैसे ही शिक्षण हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, वैसे वैसे उसके सीखने का जो स्तर है और सीखने के जो उद्देश्य है वो भी हायर लेवल पे चले जाते हैं। छोटे बच्चों को हम रटने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, समझ बाद में समझना आ जाता है, उसके बाद में विश्लेषण आ जाता है, मूल्यांकन, संश्लेषण, ये सारी चीजें फिर लेवल बढ़ता जाता है। हम इन दोनों पर चर्चा करते हैं। सीखने का जो कॉग्निटिव डोमेन है या जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है वो हमें बताता है कि हम सूचना को कैसे प्रोसेस करते हैं।
कोई भी ज्ञान या कोई भी जानकारी जब हमारे मस्तिष्क में जाती है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम उसके ऊपर काम करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, कैसे हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उस जानकारी का कैसे हम लोग उपयोग करते हैं, कैसे उसको मस्तिष्क में भंडारित करते हैं। और ये जो संज्ञानात्मक चीजें हैं, ये एकदम सरल स्मरण, क्योंकि सबसे सरल जो होता है वो स्मरण होता है, रट्टा मारना। अभी सेकेंड ग्रेड का सितंबर में एग्जाम हुआ था और उसमें उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा जो अधिगम है वो सबसे सरल है, तो उसका जवाब था स्मृति स्तर। क्योंकि स्मरण जो होता है, मेमोराइज करना, वो सबसे इजी होता है, उसमें ज्यादा जोर नहीं आता, रट्टा ही तो मारना है। किसी भी चीज का अगर आपको रट्टा मारना है तो सबसे इजी काम होता है। सबसे गहरा काम होता है परिकल्पना करके समस्या का समाधान करना, या नई चीज क्रिएट करना, या नई चीज बनाना। तो ये सरल स्मरण से जटिल समस्या समाधान तक आगे की ओर बढ़ता है। ये जो मूल जो वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था, 1956 में किया था, उसमें उन्होंने 6 इसके डोमेन बताए हैं। ये 6 प्रकार के बौद्धिक कौशल या कॉग्निटिव स्किल्स बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है ज्ञान यानी नॉलेज, उसके बाद बोध यानी अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, विश्लेषण यानी एनालिसिस, संश्लेषण यानी सिंथेसिस, और मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन। ये जो 6 प्रकार के जो डोमेन ब्लूम ने बताए हैं, इन डोमेन के ऊपर हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। आपके राइट हैंड साइड में आप लोगों को एक पिरामिड के शेप में एक डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम को आप गौर से देखें, इस पिरामिड को आप गौर से देखें तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मैस्लो के सिद्धांत में आवश्यकताएं निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ती है, जैसे आप लोग जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हैं, तो हम लोग जब टीचिंग एड्स पढ़ेंगे, हालांकि आपको मैं बता दूं टीचिंग एड जब आएगा ना, तो वो ग्रेड 1 में भी काम आएगा, ग्रेड 2 में भी काम आएगा, ग्रेड 3 में भी काम आएगा, केवी में भी काम आएगा, एनवीएस में भी काम आएगा, यानी नवोदय विद्यालय में भी काम आएगा, ईएमआरएस में भी काम आएगा। क्योंकि टीचिंग एड यानी शिक्षण सहायक सामग्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे कोई एग्जाम दो, सब में समान रूप से पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड में भी ये पेडागोजी में आता है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में ये टीचिंग मेथड में इंक्लूडेड होता है। तो आप ऐसे मत समझ लेना कि ये खाली फर्स्ट ग्रेड के काम आएगी, ये सबके काम आएगी, समान रूप से काम आएगी। तो जब हम टीचिंग एड पढ़ेंगे तो वहां पे एडगर डेल का एक अनुभव शंकु या कॉन ऑफ एक्सपीरियंस आएगा। वो कॉन ऑफ एक्सपीरियंस भी जो शिक्षण सामग्रियां होती हैं उनको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो वो सब चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसको हम देखते हैं। सबसे नीचे आता है ज्ञान। ज्ञान यानी नॉलेज। और जो ज्ञान होता है वो बेहद किसी भी चीज के बारे में बेसिक जानकारी रखना या बुनियादी तथ्यों को याद करना या रिमेंबर करना होता है। जैसे जब मैं आपसे पूछता हूं भारत कब आजाद हुआ, 1947 में हुआ, ये ज्ञान है। जब मैं कहता हूं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, या भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, या कोई भी ऐसी फैक्चुअल जानकारी, हमारे संसद में कितने सदन होते हैं, हमारे संसद में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी है, लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर, राजस्थान की लोकसभा में कितने, राजस्थान की विधानसभा में कितने एमएलए चुनकर आते हैं, हमारे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले वित्त मंत्री कौन थे, कौन मंत्री कितने साल का कार्यकाल पूरा हुआ, कौन ज्यादा से ज्यादा कितनी बार कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुका है। ये जो रिमेंबर करने वाले या जो रटने वाले जो फैक्ट्स होते हैं, ये सबसे निचला होता है ज्ञान स्तर। जब हम छोटे बच्चों को पाड़े याद करवाते हैं, वर्ग याद करवाते हैं, घन याद करवाते हैं, बारहखड़ी याद करवाते हैं, विलोम शब्द याद करवाते हैं, पर्यायवाची याद करवाते हैं, ये सब ज्ञान में आता है। ज्ञान को जब आप आपस में जोड़ना शुरू कर देते हैं तो दूसरे लेवल पर आ जाता है बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है अवधारणाओं को समझना या इस अर्थ की व्याख्या करना। अर्थ की व्याख्या करने का मतलब है जैसे कोई दोहा है और आप उस दोहे की व्याख्या कर सकते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है। जब मैं अगर आपको यह कहूं कि दिन और रात कैसे बनते हैं और आप पृथ्वी को और सूर्य को दो अलग अलग हिस्सों में मानते हुए आप ये बता सकें कि हमारी पृथ्वी जब घूमती है तो जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वहां दिन होता है, जो हिस्सा सूर्य के पीछे रह जाता है वहां रात हो जाती है।
ये है कॉम्प्रिहेंशन यानी बौद्ध स्तर का शिक्षण या बौद्ध स्तर का अधिगम। इससे जब अपन और ऊपर उठ जाते हैं तब आ जाता है एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब है कि सीखी गई जानकारी का व्यवहारिक संदर्भों में या व्यवहारिक परिस्थितियों में उपयोग करना। जब हमें कोई ज्ञान आता है और उस ज्ञान को जब हम कहीं भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जैसे बच्चा स्कूल में पढ़कर आता है, कोई भी मान लीजिए पढ़कर आता है, वो ये स्कूल में पढ़कर आता है कि तेलीय जो चीजें होती हैं, जैसे दाग धब्बे कपड़ों पे तेलिए लग जाते हैं, उनको हटाने के लिए अगर आप क्षार का इस्तेमाल करते हैं तो वो आसानी से हट जाते हैं। अब आप अगर उसके लिए साबुन को लगाते हैं तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा, जो चीज आपने स्कूल में सीखी उसको आप अप्लाई कर रहे हैं व्यवहारिक परिस्थितियों में। और उसके बाद चौथा आ जाता है विश्लेषण, यानी विश्लेषण का मतलब है दो चीजों के बीच में संबंधों को जानना या किसी चीज के टुकड़े करना। विश्लेषण का मतलब ही टुकड़े करना होता है। जब आप चीजों के टुकड़े करना शुरू कर देते हैं तो ये विश्लेषण आ जाता है। विश्लेषण से और ऊपर आ जाता है संश्लेषण यानी सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है नए विचारों को जोड़ना या जो चीजें हैं उनको आपस में जोड़कर एक नई चीज बनाना, या आप कह सकते हैं कि नए विचारों या समाधानों को बनाने के लिए ज्ञान को संयोजित करना। जब आप दो चीजों को जोड़कर ए और बी को जोड़कर एक नई चीज सी बना देते हैं तो वो संश्लेषण आ जाता है। ये क्रिएटिविटी कह सकते हैं हम इसको। और उसके बाद टॉप लेवल पे आ जाता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना का मतलब है कि कोई भी आपके पास जानकारी है, कोई भी ज्ञान है, उसको आप किसी कसौटी पर कसकर यानी किसी क्राइटेरिया बेस्ड आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी आप आलोचना कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव को ढूंढ सकते हैं। ये मूल्यांकन आता है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और यह आप हमेशा याद रखना, शिक्षण सूत्र भी क्या कहते हैं? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसका मतलब विश्लेषण आसान है, तोड़ कोई भी सकता है, जोड़ कोई सकता है, इसलिए विश्लेषण सरल होता है, संश्लेषण जटिल होता है। अब एक परिवर्तन हुआ जो इसके अंदर बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि ये जो विश्लेषण था ये बहुत पुराना था। 1956 में ब्लूम ने इसका वर्गीकरण किया था। 2001 में क्या हुआ वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये लेटेस्ट है, आपको बहुत सारी किताबों में ये मिलेगा भी नहीं क्योंकि ये नया है। 2001 में क्रेथवाल और एंडरसन ने इसको संशोधित किया और इसको संशोधित करके एक जो बड़ा परिवर्तन किया वो क्या किया कि जब हम बोलते हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग या अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये है संज्ञा, नाउन इन इंग्लिश, नाउन हिंदी में संज्ञा। और इन्होंने इन संज्ञाओं को क्रियाओं में बदला। देखो फर्क है, गाना एक संज्ञा है, गायक, सॉरी जैसे कोई गाना है, अब गाना गाना, अब गाना गाना, तो सॉन्ग इज ए नाउन लेकिन सिंगिंग इज ए वर्ब, सिंग इज ए वर्ब, सिंग। तो ऐसे मैं कहूं कि ज्ञान एक संज्ञा है, याद करना क्रिया है, बोध संज्ञा है, समझना क्रिया है, विश्लेषण बोध क्या है? नाउन है। विश्लेषण करना, जब मैं बोलता हूं एनालिसिस इट्स ए नाउन, व्हेन आई से एनालाइज इट्स ए वर्ब। तो नाउन को इन्होंने वर्ब में बदल दिया। और ये जो 2001 का जो लेटेस्ट जो वर्गीकरण है, लेटेस्ट हालांकि 24 साल पुराना है लेकिन किताबों में पुराना ही मिलता है, ये नया है। तो नया अगर वर्गीकरण हमसे पूछ लिया जाए तो क्या करें? तो इसमें एक बड़ा परिवर्तन किया है, तो वही 6 चीजें इसमें भी, लेकिन एक मामूली सा चेंज है। मामूली तो क्या है, तो बड़ा, लेकिन बता देता हूं। जैसे इसमें मूल्यांकन जो है वो 5वें नंबर पर है और सृजन 6ठे नंबर पर है, जबकि पुराने वाले वर्गीकरण में सृजन यानी संश्लेषण नीचे था और मूल्यांकन
ऊपर था। ये एक बड़ा परिवर्तन है, बाकी चीजें सेम है। सेम कैसे हैं मैं आपको एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। अब ये क्या इनके अंदर समानता है उसको मैं डिस्कस करता हूं। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूं, आप लोगों की सुविधा के लिए थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं ताकि आपको पूरी स्क्रीन नजर आए। अब देखिएगा जरा इसको, क्या है इसके अंदर। सबसे नीचे आता है रिमेंबर, यानी याद करना। याद करने से यहां मेरा क्या तात्पर्य है, यहां याद करने का वही अर्थ है जो ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान का है। ज्ञान का मतलब भी वहां स्मरण करना ही था, यहां भी याद करने का मतलब है स्मरण करना या रिमेंबरिंग। तो इसके अंदर जब आप चीजों को वर्णन कर सकते हैं या उसको संबंधित कर सकते हैं, बता सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, तो ये रिमेंबरिंग के अंदर आता है। और साइड में मैंने कुछ एक्टिविटीज इसमें डायग्राम के साथ दी है जो इसको बताती है कि ढूंढना, बताना, ये सब याद करने में आता है। तो याद करना एक प्रकार से ज्ञान ही है। या ज्ञान के बाद अगला क्या आता है, बोध। बोध का मतलब क्या होता है, समझना। तो यहां दूसरा है अंडरस्टैंड, यानी समझना, यानी एक बार चीजें रट ली फिर उनको समझने की कोशिश की जाए। उसके बाद आता है अप्लाई। अब देखो वहां नाउन था एप्लीकेशन और यहां वर्ब है अप्लाई। तो इतना ही फर्क है कि जो नाउन थी उसको हमने वर्ब में चेंज कर दिया। तो वर्ब क्या है, एक्टिव है, वर्ब यानी कोई काम करना, और नाउन क्या है, निष्क्रिय। संज्ञा निष्क्रिय होती है और क्रिया सक्रिय होती है। तो निष्क्रिय से सक्रिय में बदलने के लिए ये चेंजेस किए गए। उसके बाद अगला आता है विश्लेषण। अब हमें पता है विश्लेषण हम देख चुके हैं, जानकारियों को तोड़ना विश्लेषण होता है। तो वहां एनालिसिस था और यहां एनालाइज है, ज्यादा अंतर नहीं है, चीजें वही हैं। उसके बाद में जो चेंज किया वो अलग है। विश्लेषण के बाद में अगर हम पुराना वर्गीकरण देखें तो संश्लेषण आता है। क्या आता है, संश्लेषण आता है। लेकिन यहां क्या आ गया, मूल्यांकन। क्योंकि कराथवाल और एंडरसन का यह मानना था कि संश्लेषण यानी किसी चीज की रचना करना या नया बनाना, यह बड़ा उच्च स्तर का काम है, मूल्यांकन से भी उच्च स्तर का काम होता है। इसलिए उन्होंने विश्लेषण के बाद में संश्लेषण को तो रख दिया टॉप पे और मूल्यांकन को वो ले आए नीचे। तो जो इवेल्युएशन है वो तो नाउन है और इवेल्युएट जो है वो वर्ब है। बस एक चेंजेस ये और है यहां पे कि उन्होंने सिंथेसाइज यानी संश्लेषण करने के स्थान पर उन्होंने क्रिएट करना जोड़ा, यानी सृजन करना। तो आप लोग मोटे तौर पर याद रखें कि ब्लूम का जो पुराना संज्ञानात्मक जो वर्गीकरण था वो तो ऐसे चलता था, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और जो 2001 में जो एंडरसन और क्रैथवाल ने जो वर्गीकरण दिया उसमें इन नाउन को वर्ब में बदल दिया। तो ज्ञान की जगह याद करना हो जाएगा, बोध की जगह समझना हो जाएगा, अप्लाई एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग की जगह अप्लाई करना, लागू करना हो जाएगा, विश्लेषण की जगह विश्लेषण करना हो जाएगा। और एक जो चेंजेस है वो क्या है कि संश्लेषण की जगह उन्होंने सृजन करके इसको ऊपर भेज दिया और मूल्यांकन करना को वो नीचे ले आए। बाकी चीजें इनके अंदर सेम टू सेम है। तो ये तो था हमारा संज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। हमने ब्लूम के बारे में भी पढ़ लिया और बाकी के बारे में भी पढ़ लिया। ये इनकी डिटेल है जो आप चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है या जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती जाती है, ये जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं या जो सीखने के जो पक्ष हैं, ये नीचे के स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ते जाते हैं। छोटी कक्षाओं के उद्देश्य निम्न वाले होते हैं, बड़ी कक्षाओं के जो उद्देश्य होते हैं वो उच्च वाले होते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के बाद हम अगले पार्ट में लेते हैं भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन। एक शिक्षक की जिम्मेदारी कक्षा में सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान को उसके मस्तिष्क तक पहुंचाने की ही नहीं होती, इसके अलावा बच्चे के चरित्र का निर्माण, उसको भावनात्मक रूप से भी एक अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश होती है। इसीलिए भावनात्मक डोमेन को भी संज्ञानात्मक डोमेन के साथ लिया जाता है। भावनात्मक जो डोमेन होता है ये क्रैथवाल और अन्य ने 1964 में दिया था। इसमें बच्चों की जो भावनाएं होती हैं, जो उनके इमोशंस होते हैं, उनके जो दृष्टिकोण होते हैं, दृष्टिकोण को हम अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड के बारे में अलग से हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनके जो मूल्य होते हैं,
वैल्यूज होती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ मूल्य होते हैं जिन पर उसका जीवन आधारित होता है, उनको समझना और उनको विकसित करना होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र की तरह ये भी सरल से जटिल होते हैं और 5 भागों में नीचे से ऊपर की तरफ डिवाइडेड होते हैं। पहला जो इसके अंदर जो सबसे नीचे का है वो है ग्रहण करना या रिसीव करना। देखिए, यहां ग्रहण करना या रिसीव करना ज्ञान ग्रहण करना नहीं है, यहां है ऐसी जानकारियां या ऐसी बातें ग्रहण करना, ऐसे विचार ग्रहण करना जो कोई ना कोई भावनात्मक भाव या कोई भावनात्मक चीज रखते हो। जैसे आप कह सकते हैं नए विचारों को सुनने के प्रति जागरूकता और इच्छा। यानी अगर हम जैसे कई बार होते हैं ना, हम इमोशनली किसी चीज के खिलाफ हो गए। अब इमोशनली अगर किसी चीज के खिलाफ हो गए तो वो बात हमारे कानों तक पहुंचेगी नहीं। जैसे हम किसी चीज के धुर विरोधी हो गए कि हम उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते, तो उसके बारे में जानकारी भी हम सुनना पसंद नहीं करते। तो पहली चीज है, अगर बच्चे के इमोशन को डेवलप करना है या बच्चे के भावनाओं को विकसित करना है, मूल्यों का विकास करना है, चरित्र का निर्माण करना है, तो वो नई जानकारियों या नए विचारों जिसके बारे में वो पहले से नहीं जानता है, उनके प्रति वो तैयार रहे, उनको जानने की कोशिश करे, जानने की इच्छा रखे। तो पहला तो होता है कि बच्चे को आप जब कक्षा में पढ़ाएं तो नए नए विचारों को जानने के लिए, नई नई बातों को जानने के लिए वो उत्सुकता जाहिर करे। एक बार जब वो उत्सुकता जाहिर कर देता है तो दूसरे लेवल पर आ जाती है रेस्पॉन्डिंग यानी प्रतिक्रिया। रेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी नई चीज को जानने में वो रेस्पॉन्स भी दे, सक्रिय रूप से भागीदारी। जैसे एज ए टीचर आप जैसे मान लीजिए अपने यहां मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए जयपुर में क्लास चल रही है। अब आप बच्चों को किसी कल्चर के बारे में बताने वाले हो, किसी जनजाति के बारे में बताने वाले हो, उनके कल्चरल जो बिलीफ है, जो उनके जो सांस्कृतिक मान्यताएं उनके बारे में बताने वाले हो, तो पहले तो बच्चे जानने के उत्सुक तो हो, उसके बाद में वो एक्टिविटी वो खुद पार्टिसिपेट करें उसके अंदर। हाँ सर आप बताओ आगे क्या हुआ, आपने कोई बात बताई किसी कल्चर में वहां ऐसा होता है, वो लोग ऐसे होते हैं, हाँ सर और बताओ और क्या हुआ। ये जो एक्टिव जो रिस्पॉन्डिंग होती है, जैसे स्किनर का चूहा लीवर दबाता है तो वो क्या रिस्पॉन्डिंग है। तो ऐसे ही जो बच्चे होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें उस एक्टिविटी में, ये सेकंड पार्ट होता है। इससे हाई लेवल आ जाता है मूल्य प्रदान करना या वैल्यूइंग। मूल्य प्रदान करने का मतलब है कि जो जानकारी हम बच्चे के सामने ला रहे हैं, बच्चा उनको मूल्य प्रदान करे, उस जीवन बच्चा उनको स्वीकार करे और उसको लगे कि इनकी भी कोई वैल्यू है। तो मूल्य प्रदान करना, वैल्यूइंग का मतलब होता है मूल्यों को आत्मसात करना और उनके महत्व को पहचानना। जैसे आप जब ईमानदारी के बारे में बच्चों को कोई लेक्चर देने जा रहे हैं कि ईमानदारी क्या होती है, तो वो कम से कम ईमानदारी की बात सुने तो सही कि ईमानदारी कहते किसको है, और उन ईमानदारी वाली चीजों पर वो कम से कम इंटरेस्ट तो ले, और उसके बाद में वो ईमानदारी के जो मूल्य होते हैं उनको अपने अंदर समाहित करें। फिर वो कक्षा में ऐसा व्यवहार करें जो ईमानदारी युक्त हो। किसी बच्चे के ड्राइंग बॉक्स गिर गया हो तो वो उसको उठाकर अपने बैग में डालने के बजाय वो टीचर को कहे कि सर क्लास में किसी का ये ड्राइंग बॉक्स गिर गया है, प्लीज आप उसको दे दीजिए। ये चीजें जो होती हैं ये मूल्य प्रदान करने वाली होती है, मूल्यों को आत्मसात करना, मूल्यों को पहचानना। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है चीजों को व्यवस्थित करना, यानी अपनी मौजूदा मूल्य प्रणाली के भीतर नए मूल्यों को इंटीग्रेट करना या एडजस्ट करना। हमारे जो मूल्य पहले से बने हुए हैं उसमें जो नया मूल्य आ रहा है, आप इसको ऐसे समझना जैसे संज्ञानात्मक विकास में हमारी पहले से ज्ञान के बारे में स्कीमा बनी हुई होती है। जब उसमें कोई नई जानकारी ऐड होती है तब 2 प्रोसेस चलते हैं। पहले से बनी हुई स्कीमा में नया ज्ञान जोड़ना आत्मसातकरण एसिमिलेशन होता है, और नए ज्ञान के लिए अगर नई स्कीमा बनानी पड़ी तो वो एकोमोडेशन यानी समावेशन होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पहले से कुछ मूल्य होते हैं, हमारे अंदर पहले से कुछ भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं के बीच में एक नया मूल्य ऐड करना। जैसे बच्चे के चरित्र में 5 गुण पहले से हैं, एक नया गुण आप डाल रहे हो। बच्चे के अंदर करुणा पहले से है, अब आप उसके अंदर परोपकार की भावना डाल रहे हो। तो ये क्या है, पहले से जो मौजूदा मूल्य प्रणाली जो उसका वैल्यू सिस्टम है उसके अंदर नए मूल्यों को इंटीग्रेट करना या जोड़ना। और ये सारा होने के बाद जो फाइनल टास्क है, जैसे अभी हमने पढ़ा संज्ञानात्मक में, जैसे ब्लूम ने माना मूल्यांकन,
और जैसे एंडरसन और क्रेथवाल ने माना है सृजन करना, तो वैसे ही भावनात्मक विकास का या भावात्मक पक्ष का जो सबसे हाई लेवल का जो उद्देश्य होता है या जो सीखना होता है वो होता है कैरेक्टराइजिंग या चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण का मतलब है कि वो जो चारित्रिक चीजें या वो जो मूल्य हमने सिखाए हैं उनको वो अपने डेली लाइफ में, अपने रोज के जीवन में उनको लागू करे। जो भी हमने उसको शिक्षा दी है वो खाली उसके ज्ञान तक सीमित ना रहकर उसके व्यवहार में वो चीज आए। तो ये सबसे टॉप लेवल का, या आप कह सकते हैं कि सरल से जटिल में सबसे जटिल जो शिक्षण उद्देश्य है वो है उसके चरित्र का निर्माण करना। तो ये है हमारा भावात्मक पक्ष। और उसके बाद में एक छोटा सा हमारा और है, और वो है हमारा क्रियात्मक पक्ष या मनोक्रियात्मक पक्ष या व्यवहारात्मक पक्ष, या इन इंग्लिश वी कॉल इट साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो है वो मोटे तौर पर सिम्पसन का माना जाता है। ब्लूम के इस क्षेत्र को एलिजाबेथ सिम्पसन द्वारा विस्तारित किया गया था। और मनोक्रियात्मक पक्ष जो होता है वो नॉर्मली हमारे जो परंपरागत क्लासरूम में तो इसका इस्तेमाल कम होता है, लेकिन जैसे अगर आप आईटीआई कर रहे हो या फिर आप कोई ऐसा कुछ काम कर रहे हो जहां पे आपके शरीर की मांसपेशियों की गति, उनके समन्वय का काम ज्यादा है, यानी ऐसा कोई जीवन का क्षेत्र जहां पे आपको कुछ हाथों से कुछ करना है, वहां पर ये ज्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने में मोटर कौशल आते हैं। अगर आप खाना बना रहे हैं, आप जैसे सपोज कीजिए अगर आपको एक टमाटर दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप इसको चॉप कीजिए और इसके बराबर स्लाइसेस बनाइए, तो जब हम नॉर्मली जब टमाटर को स्लाइस करते हैं तो कोई उसकी जो स्लाइस है वो मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, कोई टूट जाता है। लेकिन आप कभी भी देखिए ये जो बाजार में, जो मार्केट में जो जैसे सैंडविच बनाने वाले या जो बर्गर वगैरह बनाने वाले होते हैं, वो इतना मतलब प्रॉपर एकदम लेवल में आप फीता लेके अगर मापने लग जाओ तो आपको हर स्लाइस लगभग बराबर माप की मिलेगी, जैसे कोई मशीन कट हो। ये अनुभव है और ये क्रियात्मक कौशलों में आता है। एलिजाबेथ सिम्पसन ने भी इनको 7 मोटर गतिविधियों को सरल से जटिल में डिवाइड किया है। और ये जो 7 मोटर कौशल हैं ये शायद आपको नजर भी आ रही होंगी, हम इनको एक एक चर्चा करेंगे। थ्योरी की वाली चीजें जो हैं उनको आप बुक से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनको आप लोगों के सामने थोड़ा सा जूम करके ले रहा हूं ताकि मेरे को इस थ्योरी की जरूरत नहीं है, थ्योरी आप बुक से पढ़ सकते हैं। ये जो 7 मोटर कौशल हैं ये नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला होता है परसेप्शन यानी प्रत्यक्षण यानी धारणा। परसेप्शन या प्रत्यक्षण यानी धारणा का मतलब होता है कि कोई भी गामक क्रिया है उसका आप सही तरीके से उसको देखें, सही तरीके से उसका अर्थ लगाएं और उसको सही तरीके से समझें। जो भी आपके सामने क्रिया हो रही है, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, जब तक हम उसका सही तरीके से परसेप्शन नहीं करेंगे, जब तक उसका सही तरीके से प्रत्यक्षण नहीं होगा, वो चीजें हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे अगर खाना बनाते हुए माँ कहे कि बेटा देख ले मैं कैसे आटा लगा रही हूं, तो पहला काम है कि हम उसको गौर से देखें कि हाँ अच्छा ऐसे हो रहा है, इतना पानी लिया, इतना नमक डाला, पहले पानी डाला या नमक डाला, या आटे में पहले नमक मिलाया फिर पानी डाला, सब चीजें। उसके बाद सेकंड होता है सेट यानी तत्परता। यहां सेट का मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना गेट सेट गो, तो जैसे सेट का मतलब है कि वी आर रेडी, हम सीखने के लिए तैयार हैं। तो दूसरा आ जाता है कि बच्चे पहले तो गौर से उन्होंने देख लिया, उसके बाद वो सीखने के लिए तत्परता का प्रदर्शन करें। एक बार वो तत्परता का प्रदर्शन करते हैं तो उसके बाद अगला आ जाता है गाइडेड रेस्पॉन्स। गाइडेड रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको थ्योरी से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। गाइडेड रेस्पॉन्स किसको कहते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए गाइडेड रेस्पॉन्स में उनका क्या मानना है। गाइडेड रेस्पॉन्स के बारे में सिम्पसन का कहना है कि अनुकरण और प्रयत्न भूल द्वारा प्रारंभिक स्तर पर गामिक क्रियाओं को सीखना, यानी शुरुआती दौर पर या तो हम दूसरों को देखकर करें या फिर हम उसमें ट्रायल एंड एरर करें। जैसे आपने आटा लगाया, जैसे मां ने आटा लगाते हुए आपको ट्रेनिंग दे दी कि देख बेटा ऐसे आटा लगाते हैं, आप रेडी हो, आप आटा लगा रहे हो। अब कभी आटा पतला और कभी पानी ज्यादा, कभी पानी कम, हाँ, तो ऐसी स्थिति में ट्रायल एंड एरर यानी जैसे थॉर्नडाइक का होता है ना, बार बार अभ्यास के द्वारा गलतियां करते हुए। तो तीसरा आ जाता है गाइडेड रेस्पॉन्स यानी निर्देशित अनुक्रिया। उसके बाद क्या होता है, जब आप इसके बाद आगे क्या आ जाता है, अगला पार्ट आ जाता है
मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आप जो सीखने जा रहे हो या जो भी आप सीखने वाले हैं उनको, उन क्रियाओं को आप आत्मविश्वास के साथ करने लग जाते हैं। जैसे एक बार आपने प्रयत्न और भूल से आटा लगाना सीखा, 2 बार आटा खराब हो जाएगा, 3 बार आटा खराब हो जाएगा, 2 बार आपकी चाय खराब बन जाएगी, 5 बार आपकी चाय खराब बन जाएगी। कभी तो ऐसा दिन आएगा अभ्यास के बाद जब आपकी त्रुटियां कम हो जाएंगी और आपका आउटपुट सही आने लग जाएगा। मैकेनिज्म का मतलब ही यही होता है कि अब वो काम आप कॉन्फिडेंस से करने लग जाते हैं। अब आपको बोला जाए आटा, बोले हाँ लगा लेंगे, चाय बोले बना लेंगे। क्यों? जैसे अगर आपको कोई उपकरण दे दिया जाए कि भाई ये लो इसको खोलना है, तो बोले हाँ खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोटर खराब हो गई बोले ठीक कर देंगे, ट्यूबलाइट खराब हो गई बोले ठीक कर देंगे, पंखा नहीं चला बोले अभी ठीक कर देते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस के साथ जब हम किसी काम को करते हैं, ये आ जाता है अगला स्टेप यानी मैकेनिज्म। उसके बाद आ जाता है जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया का मतलब होता है कि अब आपके द्वारा जो काम होने वाले हैं, जो आप काम कर रहे हैं, अब वो अपने आप स्वचालित होने लग जाते हैं। अब आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, अपने आप वो काम होने लग जाते हैं। जैसे पहली बार जब कोई आदमी बस चलाने के लिए सीट पर बैठता है तो पहले तो वो देखता है किसी को चलाते हुए, अच्छा ऐसे क्लच ब्रेक का एक्सीलरेटर का यूज करना है, ऐसे स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है, ऐसे गियर अप एंड डाउन करने हैं। उसके बाद वो सीखने के लिए तैयार होता है, फिर उसको बस के स्टीयरिंग पे बैठाया जाता है, वो गलती करता है, जहां ब्रेक लगाना होता है वहां एक्सीलरेटर दबा देता है, जहां एक्सीलरेटर दबाना होता है वहां ब्रेक दबा देता है ना, भिड़ा भी सकता है, एक्सीडेंट भी कर सकता है। लेकिन मैकेनिकल यानी इस मैकेनिज्म वाली स्टेज में आते आते वो कॉन्फिडेंस से गाड़ी चलाने लग जाता है। अब उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं गाड़ी चला लूंगा। लेकिन आप कभी अनुभवी ड्राइवर को देखना, वो ऐसे गाड़ी चलाते हैं इसे यकीन नहीं आता ये कैसे चला रहा है। जैसे मैंने कभी रोडवेज बस में मैंने देखा है, मैं अगर केबिन में बैठ जाऊं, बाय गॉड गाड़ी का एक्सीलेटर पे पैर रख रखा है, दूसरा पैर नीचे दबा रखा है आपने। मैं आपको तो कैसे दिखाऊं कैसे दबा रखा है, लेकिन वो दबा लेते हैं ऐसे, हमें लगता है एक पैर से गाड़ी चला रहे। अनुभव है साहब। शुरू में जब गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे दोनों हाथों से ऐसे स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ के रखते हैं कि कहीं उछल के चला ना जाए, लेकिन अभ्यास होने के बाद अंगुली से स्टीयरिंग कंट्रोल होता है। ये है आपका कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स या जटिल अनुक्रिया या जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। इसके बाद ये जो 2 होते हैं अनुकूलन और उत्पत्ति, इनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं कि ये 2 और कौन कौन से हैं। तो इसके बाद ये तो हो गया जटिल, हाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जटिल कार्यों को आप बड़ी कुशलता से और बड़े सटीक और स्वचालित, मैंने बोला ना ऑटोमेटिक होता है, अरे फिर सोचना ही नहीं पड़ता, गाड़ी अपने आप चलती है, चलाते थोड़ी है, चलती है। शुरू में गाड़ी चलती है दिमाग से हो और बाद में अपने आप ऑटोमेटिक अभ्यास। और ये जो 2 और बचे कौन कौन से, एक तो मैंने बोला एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन शब्द का मतलब समझ लीजिए अनुकूलित हो गए। उन गामक क्रियाओं को करने के लिए अब आपको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप गामक कौशलों का प्रभावी ढंग से समायोजन करना। मतलब जैसे आपने एक बस चला ली टाटा एलपीटी 1215 है, अब आपको किसी ने दे दी अशोक लीलैंड की गाड़ी, चला लेंगे क्यों? क्या ज्यादा कोई थोड़ा बहुत कोई फर्क होगा, उनके जो आगे का डैशबोर्ड होता है वो ज्यादा परिवर्तन थोड़ी आता है। जब आप एक गाड़ी को लंबे समय तक चला रहे हैं तो वो तो आपकी सेट हो जाती है, लेकिन जैसे ही आपको दूसरी गाड़ी में बैठा दिया जाता है तब आपको कुछ ही देर लगता है, बैठते समय लगता है कि ये कौन सी है। उसके बाद तो आप बिल्कुल एकदम एडेप्ट हो जाते हैं, एकदम अनुकूलित हो जाते हैं, एकदम समायोजित हो जाते हैं। कोई सी गाड़ी दे दो जो एक बार गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस ले लेता है, कोई गाड़ी दे दो, कोई सा भी ट्रक दे दो, कोई सी भी गाड़ी दे दो, क्यों चला लेता है? क्योंकि वो अनुकूलित हो जाते हैं, एडेप्टेड हो जाते हैं। और लास्ट जो सबसे टॉप लेवल का होता है वो होता है ओरिजिनेशन यानी उत्पत्ति, नवीन और मौलिक गामक कौशलों का सृजन करना। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक उद्देश्यों में जैसे सृजनात्मकता,
सबसे टॉप लेवल पे है, वैसे ही ये एक प्रकार से सृजनात्मकता ही है। लेकिन ये जो सृजनात्मकता है ये किन चीजों की है? ज्ञान की नहीं है। ये सृजनात्मकता है गामक कौशलों की सृजनात्मकता। कुछ ऐसी चीजें नई क्रिएट करना जो पहले कभी नहीं हुई। जब हम कोई नई गाड़ी बना देते हैं, नए तरीके से गाड़ी बना देते हैं, नए प्रकार का इंजन बना देते हैं, नए प्रकार के उपकरण बना देते हैं, वो इस लेवल पे आ जाता है। नए गामक कौशल, नए तरीके से कोई चीज करना। अगर आप नए तरीके से मूली भी काटना सीख रहे हो तो ये ओरिजिनेशन है। नए तरीके से आप सलाद काटना सीख रहे हो तो भी ये ओरिजिनेशन है। क्यों? क्योंकि ये टॉप लेवल का है। यहां भी सृजन होता है, यहां भी किसी चीज की रचना होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीखने के 3 पक्ष या सीखने के 3 डोमेन या शिक्षण उद्देश्य, जो पेडागोजी का पार्ट है। ग्रेड 1, 2, 3 यानी हर एग्जाम में समान रूप से पूछे जाने वाला पार्ट है। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। ये पैटर्न आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक जरूर दें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।